मैं भी आप लोगों के प्रति कुछ लिख दिया कि मेरे कॉल रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं लिखा था कि आप लोगों को आहत पहुंचे, मैं इसलिए लिखा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कह करके अगर रिकॉर्डिंग किया जाए या उसका वीडियो बनाया जाए तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं जो प्रशासन तौर पर या अभ्यर्थियों के हित में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी हम उस बात को दुख नहीं मानते हैं। चलिए, जो हो गया सो गया, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने मुखातिब आते रहें और जो भी अपडेट होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और इस टाइम में आप लोगों को हर चीज से अवगत होना बहुत जरूरी है। यही कारण था कि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। अनिल जी ने क्वेश्चन पूछा कि जो पिछला जो काउंसलिंग हुआ तृतीय चरण की, और उसमें बहुत से ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर काउंसलिंग एक बार भी नहीं हो पाई। नियोजन इकाई की लापरवाही या जो नए नवनिर्वाचित जो जनता के प्रतिनिधियों के असहयोग के कारण वहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई। हमसे लगातार संपर्क में थे लोग। मैंने भी अपने स्तर से मीडिया के माध्यम से और सचिवालय में भी जाकर के मैं पदाधिकारियों से बात करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर संजय सर कोरोना प्रोटोकॉल के कारण किसी से नहीं मिल रहे थे। प्राइमरी डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, हमने सारी बातों को रखा। पूर्णिया का मैटर हो या जाले का मैटर दरभंगा का हो या बासोपट्टी टिस्पी या कलवाही मधुबनी या वैशाली गोपालगंज मोतिहारी पश्चिम चंपारण या नालंदा के कुछ जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई, भोजपुर के कोइलवर में काउंसलिंग नहीं हो पाई, उसके लिए भी हम लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्राइमरी डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है हम जो डीएम कहेंगे, जो वहां का डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी कहेंगे, उनकी बातों को मैं अधिक से अधिक प्राथमिकता दूंगा। और क्योंकि अभी नए आए हैं, हम लोगों से पहली मुलाकात हुई थी और हमें लगता है कि बाद में फिर हम लोग उनके साथ जब बातचीत होगी, पूरा परिचय होगा, तब हमारी काम को बहुत ही अहमियत से देखेंगे और आगे हमारी समस्या का हल भी करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। साथियों, जो भी अभी काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग में बहुत तरह की चीजें सुनने को मिला, बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है, वहां पर जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है, किसी कारणवश वहां पर सरकार संगीन हुई है और उसको बहुत ही संजीदगी कि जो भी जनप्रतिनिधि, अब पहले तो रिक्वेस्ट किया गया है सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कि वो सहयोग करे, जो भी जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित होकर के आए हैं वो सहयोग करें, और अगर किसी तरह से सहयोग नहीं करते हैं तो डीएम को आदेश दिया गया है कि वहां के मामला को देखा जाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार काफी सीरियस होकर के काम कर रही है और लग भी रहा है कि सरकार कर रही है। तीसरे चरण की जो काउंसलिंग समाप्त हुई, उसके बाद में बहुत तरह की बातें आई। हमारे बहुत से अभ्यर्थी ने कॉल करके कहा कि सर, फिर सरकार चौथे चरण की बात कह रही है तो हम लोगों का नियुक्ति पत्र पर असर आ जाएगा, डेट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, मैंने हमेशा इस बात का खंडन किया कि नहीं, सरकार 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र हर हालत में देगी, आप निश्चिंत रहें। और ये जो चौथे चरण, चौथे फेज की जो बातें हम अभी भी देख रहे हैं, स्क्रीन पर बहुत लोग दिख रहे हैं, ये चौथा फेज नहीं है, क्योंकि तृतीय चरण में जो सीटें जो किसी कारणवश से एक बार भी नहीं हो पाई है, उसके कारण वो सीट रिक्त है और उसको करने के लिए सरकार तत्पर है। उसी में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी नियोजन इकाई में एक लड़का अगर गलत तरीके से उसकी बहाली हुई है, चयन हुआ है, तो क्या उसमें फिर से काउंसलिंग होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, कुछ प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग समझ लें, क्योंकि इस तरह का कॉल बहुत आ रहे हैं, बहुत फर्जी है, नालंदा में इतना फर्जी निकला, बक्सर में इतना फर्जी निकला, तो मधुबनी में निकला। इस तरह के बहुत तरह के सवाल किए जा रहे हैं। लगातार 15 दिनों से मैं सुन रहा हूँ
कि उनको क्या होगा, उनको निकाला जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि जिस नियोजन इकाई अगर गलत तरीके से हुआ तो उसका अगर कंप्लेन गया तो कंप्लेन को जांच करने के बाद उस पर वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीएम अनुशंसा करेंगे प्राइमरी डायरेक्टर को, और प्राइमरी डायरेक्टर जब उसको रद्द करेंगे तभी वो काउंसलिंग हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी है कि वहां पर गलत हुआ, या आपके कहने से वहां पर काउंसलिंग दोबारा कर लेगी बिना रद्द किए हुए। जब कभी भी काउंसलिंग होगी, ये जो तृतीय चरण के बचे हुए में अगर ऐड भी होगा तो वो नियोजन इकाई होगा जिस नियोजन इकाई को जब रद्द किया जाए। बिना रद्द किए हुए हमें नहीं लगता है कि इसमें काउंसलिंग हो पाएगी। ये स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन है आप लोगों को। और जो एक नियोजन इकाई में अगर एक गलती किया, बहुत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या वो एक ही को रद्द किया जाएगा या पूरे नियोजन इकाई को रद्द किया जाएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं उसमें आपको थोड़ा स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ, ये मैटर मैंने रंजीत सर जब थे प्राइमरी डायरेक्टर, उस समय भी ये सवालात आए थे हमारे पास, और वो कहा गया था कि हमने कहा था कि सर अगर कहीं पर नियोजन इकाई में एक लड़का गलती किया तो उसकी सजा पूरे नियोजन इकाई रद्द करके नहीं देना चाहिए, ये तो सर गलत है। और जो लड़का सही ढंग से जिसका चयन हो उसके साथ तो नाइंसाफी है सर। तो इस पर रंजीत सर का स्पष्ट कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन कानून बन गया है कि अगर एक जगह पर कहीं पर ऐसा होगा तो हम उसको रद्द करें। और यही कारण है कि कहीं कहीं पर एक लड़का की गलती के कारण पूरे नियोजन इकाई को रद्द किया गया। जैसे पूर्णिया में देखिए, और भी बहुत जगह हम देख सकते हैं, बासोपट्टी है, बिस्फी है, कलवाही है, या और भी ऐसे नियोजन इकाई है जहां पर कोई ने कंप्लेन हुआ, कंप्लेन में जांच हुई, उसके बाद उसको रद्द किया गया। तो इस तरह की जब रद्द होंगे तभी काउंसलिंग हो पाएंगे। लेकिन वो भी घबराए नहीं। अगर मान लेते हैं कि कहीं पर एक गलत से हुआ और वहां पर रद्द नहीं हुआ तो 7वें चरण में उनको ऐड किया जाएगा, 7वें चरण में उनको जरूर किया जाएगा। तो इसलिए उसमें चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और सरकार को सहयोग करना पड़ेगा। जब सरकार आपके लिए पॉजिटिव होकर के काम करना चाह रही है तो बार बार हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा हम लोग लगातार एक ही प्रश्न को बार बार ट्वीट के द्वारा या न्यूज के द्वारा या कॉल के द्वारा या किसी मैसेज के द्वारा जब हम लोग सरकार से पूछने का काम कर रहे हैं, ये गलत परंपरा है। सरकार पॉजिटिव वे में काम कर रही है। मैं आपको पिछले 1-1.25 महीना से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जरूर वो काम कर रही है, समय पर उसको ध्यान है और हमें हर हालत में 25 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और जो जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है वो काउंसलिंग भी फिलहाल बहुत शॉर्ट टाइम में हमें लगता है कि शेड्यूल आ जाएगा। हो सकता है कि शुक्रवार तक शेड्यूल आ जाए और 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में काउंसलिंग भी हो जाए। तो वो काम सरकार का करना है। आपका कहना है कि नियुक्ति पत्र का डेट आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, ये डेट के लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार पॉजिटिव में कह रही है कि हम डेट नहीं बढ़े। अब देखिए पिछले कल ही उनका स्टेटमेंट माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी आया है कि समय पर हम कायम हैं। तो इसका मतलब है कि डेट नहीं बढ़ेगा। थोड़ा धैर्य रखें, घबराएं नहीं। कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों के मन में। स्पष्ट कह दिया गया है कि मिठाई का पैकिंग कीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा, राजन सर ने बताया कि उनके गांव के अमर वीर जवान जो अमर रहते हैं, वैसे तो कभी उनका आत्मा जो है इस शरीर इस देश के लिए इतना काम कर चुका होता है कि वो बसे रहते हैं इस मिट्टी में, इस देश के जंजन में। कहीं ना कहीं उनका याद, उनका काम हमेशा गिना जाता है। वो वीर सपूत हैं, उनको सत सत नमन, श्रद्धांजलि भी हम सभी परिवार सदस्यों के तरफ से, जो हमारा टीम अपने संगठन है उनके तरफ से। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उनसे बड़ा कोई कार्य नहीं है।
सबसे बढ़कर के कोई कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो वो वीर जवान है। और उनको याद करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई समय का कटौती या कोई कोताही नहीं होना चाहिए। ये देश के प्रति आप कह सकते हैं एक प्रकार का आपका क्या समर्पण है कि आप जो आपके लिए अपने देश के लिए उसमें आप भी रहते हैं, तो आपके लिए समर्पित हो जाते हैं, अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। और आपके पास 2 मिनट अगर समय ना हो उनके लिए बोलने को, मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है कुछ भी। और होना चाहिए, हर वो व्यक्ति के लिए होना चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपके माध्यम से, उस सबको सबसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि ऐसे महान सपूत, ऐसे वीर जो अमर हैं, जो जिन्होंने बलिदान दिया है आपके लिए, अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है कि आप सबों को उनकी आत्मा को शांति हेतु, उनके परिवारजनों को इस वक्त जो दुख का पहाड़ टूटा है उसको कैसे किस प्रकार से वो झेल रहे होंगे, तो उनको किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि कम हो जाए, जरूर हम लोग को करना चाहिए। इतना तो मैं विनती जरूर करूंगा। और खासकर जैसा रायन सर ने बताया कि उनके मित्र के सपूत थे, तो वीर सपूत थे, उनके सिर्फ मित्र और उनके गांव के नहीं बल्कि जो फौजी होते हैं, जो हमारे वीर जवान होते हैं, पूरे देश के होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर जगह के नहीं होते, लेकिन फिर भी एक जुड़ाव था उनके गांव से, उनकी मिट्टी से। आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि अनिल जी अब बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई शंका संशय नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात रही, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का शुरू से ही आप कह सकते हैं कि सबका साथ लेकर के जो चलने का इनका जो एक विचार रहा है, चाहे कितने भी व्यक्ति आए, कितने भी व्यक्ति कुछ भी कह गए, कुछ भी कर गए, लेकिन इनका जो सबको साथ लेकर के जो चलने की बात है ना, आप देखते हैं वो चीज जो कहीं ना कहीं पूरे संगठन जितने भी लोग बनाए हैं, आए हैं, गए हैं, आखिर राजेंद्र सर क्यों टिके हुए हैं, इसका कोई अगर आंसर पूछना चाहता हो इस क्वेश्चन का, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई आंसर नहीं हो सकता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब काउंसलिंग हो चुका था, ठीक है, और उसके पूर्व भी जब काउंसलिंग, कभी इन्होंने इस प्रकार से नहीं कहा कि हम उन भाइयों को भी छोड़ दें, आवाज उठाते रहे। अभी तीसरे चरण में मान लीजिए कि काउंसलिंग हुई, और कुछ जगहों पे अभ्यर्थियों की तो कोई गलती है नहीं, जहाँ की काउंसलिंग तकनीकी वजहों से नहीं हो पाई, वहां के मान के चलते हैं आपके वहां के नियोजन निकाय का जो अध्यक्ष है उनकी वजह से नहीं हो पाया, तो उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है। राजेंद्र सर कहीं ना कहीं अब जो है सरकार को कहा कि आप नियुक्ति पत्र का डेट मत बढ़ाइए, हमको उसी ड्यूरेशन जो टाइम आपका है उसमें दे दीजिए जो कि आपने लिखित में दिया है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में सर एक बार विचार किया जाए, वो हजारों की संख्या में है, उन पे विचार किया जाए, क्योंकि उनके लिए भी तो हो सकता है किसी का उम्र का आखिरी सीमा रहा हो, तो क्या करेगा वो, तो पूरा अपना पढ़ाई लिखाई घर द्वार बेच करके पढ़ा लिखा हो, चाहे वैसे एक ही लोग का हो, एक लोग क्या कम होता है। तो इन्होंने इस चीज के लिए मुझे लगता है कि इनको सैल्यूट करना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को, और इनका जो विश्वास है, जिस प्रकार से लोगों के लिए सोच रहे हैं, भले आज हम कह सकते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया को जो इतना झेले हैं अभ्यर्थियों की वजह से झेले, 2 साल 2.5 साल 3 साल जो हुआ है, लेकिन इस बहाली प्रक्रिया को शुरू करवाने में जहां जहां रुका है उसमें माननीय प्रदेश जी का रोल क्या है, लोगों को ये भी देखना चाहिए, कहां कहां रुका और किस प्रकार से उस बाधाओं को हम लोग पार करते चले गए। तो इसलिए ज्यादा लोगों को इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हम लोग सब साथ होकर के 38,000 थे और हमारे पास आ गए 43,000 हो गए, मान लीजिए 200-400 का और संख्या बढ़ जाता है, सबों का होता है, जितना आखिरी मौका मिल रहा है सरकार दे रही है मौका, तो क्या दिक्कत है इसमें। और मुझे लगता है कि नियुक्ति पत्र का डेट के लिए हम लोग को बहुत सारे कॉल आते हैं, उन सभी व्यक्तियों को कहना चाहते हैं इस बात पे तो बिल्कुल भी ना पूछे कि क्या उसी डेट को मिलेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि आप जब बातें पूछते हैं ना उसमें आपके खुद बातों में शंका संशय होता है, आपकी खुद बातों से वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट बिल्कुल लिखित में दे दिया आपको रिटर्न में 25 फरवरी, और 25 फरवरी का डेट मुझे लगता है कि टेक्निकल है, तकनीकी है। मुझे अनिल जी ने आज एक बात बताई थी, इसलिए मैं जानता हूं कि आज जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सबको ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है फरवरी में कर दिया गया। मुझे लगता है फरवरी का जो ये डेट चुना गया है, चूंकि 24 तक विभाग डिपार्टमेंट जो है परीक्षा लेने में बिजी है, तो मुझे लगता है 24 तक बिजी है, तो कहां से डिपार्टमेंट इस चीज को करने में सफल नहीं हो पाती, इसलिए 25 का डेट चुनी है। इस प्रकार का भी जो बात बिल्कुल सही आया, आप देखिए एग्जाम 24 तक है, और चूंकि फरवरी का डेट इसलिए चुना गया, महीना इसलिए चुना गया उसमें, क्योंकि फरवरी महीना ही सभी नियोजित शिक्षकों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा, ज्वाइनिंग का जो डेट है महीना रहेगा फरवरी रहेगा। बाकी बात की बात है कि क्या होगा, लेकिन आप लोग इस पे कोई संशय, कोई जो आप कह सकते हैं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह है वो खड़ा मत करिए। सर ने कहा जहां तक कुछ जिलों का नाम लिया, मान लीजिए नालंदा है या किसी जिले में जहां फर्जीवाड़ा की कोई बात हुई है, देखिए सर ये 9,000 नियोजन इकाई है, ठीक है, ये पूरे भारत वर्ष में आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, ईमानदारी 100% तो नहीं हो सकती है, और कहीं छिटपुट ऐसी कोई घटनाएं हुई है तो वहां
कमेटी बनाई गई है और उन कमेटियों को अब देखा जाता है चयन सूची में पकड़े जाते हैं, चयन सूची से पकड़ा जाता है और उनका रजिस्टर मेंटेनेंस है, रजिस्टर में 80% है, चयन सूची में 60% है, तो पकड़े जाएंगे वो। तो अगर पकड़े जाएंगे तो रद्द होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ एक उठता जो सर ने कहा अभी कि एक अभ्यर्थी का गलत है तो क्या सबका रद्द हो जाएगा? चूंकि सर प्रोसेस ही ऐसा है कि एक का अगर रद्द कर देते हैं तो उस जगह पे एक लोग के लिए काउंसलिंग बुलाया नहीं जा सकता है। और चूंकि एक से प्रभावित अगर जनरल सीट पे धांधली हुई है तो सोचिए सबका गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि जो बीसी वाले लड़के थे उनको जनरल में जाना था, आज जो बीसी का जिनका सिलेक्शन एक का नहीं हुआ उनका होना था, तो इस वजह से पूरा नियोजन इकाई रद्द होता है। मान लीजिए जनरल के 60% लोगों का 60% वाले के 80 बोल के चयन कर लिया गया है, अब बीसी में 65% वाले आ गए हैं, तो उनका बीसी वाला का तो जनरल में सिलेक्शन होना था, एक बीसी वाले जो बच गए सिलेक्शन से उनका सिलेक्शन बीसी में होना था। तो ये टेक्निकल कारण है जिस वजह से रद्द करना पड़ता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, रूल है ऊपर से इतना बृहद तौर पे बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कुछ बुरे लोगों के कारण बहुत सारे अच्छे अभ्यर्थियों का जिनका कोई दोष नहीं है उनका भी कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग को कुल मिला के ये करना होगा कि अभी जो है जहां पे नियोजन इकाई तैयार है काउंसलिंग के लिए उसकी काउंसलिंग होगी और उसको विभाग तत्परता दिखा करके मुझे लगता है इस सप्ताह में जो आने वाली सप्ताह उसमें काउंसलिंग करवा करके दुरुस्त कर देगी, उनका सब एनआईसी पे अपलोड कर करके, और हम सभी अभ्यर्थी जो प्रथम द्वितीय और तृतीय या तकनीकी कारणों से उनको भी जोड़ करके और सबको एक साथ मुझे लगता है 44,000 के आसपास लोगों को एक साथ 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और जो छोटी मोटी घटनाएं हैं किसी तरह का कोई वो है उसको आप लोग उतना मेंशन मत करिए, उसको माइंड में उतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग को मेन है फोकस करना है नियुक्ति पत्र पे और उसमें आ रही बाधाओं पे। उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हर तरीके से अपना जो है सजगता दिखा करके और जो कार्य किया है हमेशा से। बात रही कि अभी कुछ दिनों से रायन सर नहीं आ रहे थे, उनका व्यक्तिगत रहा, लेकिन अपने जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं उनसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए भाई, आप लोग जो है हमारी टीम, हमारे संगठन में जो लोग आपके लिए काम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। एक उसमें स्वार्थ है कि अपनी नौकरी वो तो आपको भी मिलेगी, हमें भी एक ही नौकरी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब घर पे हैं और हम बाहर लड़ रहे हैं तो अगर हमें पुलिस पकड़ेगी तो हमारा कैरेक्टर तो खराब होगा, आपका नहीं होगा। उसमें राजेंद्र सर सबसे आगे रहे हैं, इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा। शुरू से ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि हमारी कैरेक्टर का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। तो जब ऐसे समर्पित सेवा भाव से, अगर निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कार्य कर रहे हो तो आपका एक दायित्व तो बनता है सर कि कुछ चीजें, गोपनीयता उनके साथ भी रखना चाहिए। आपको एक धोखेबाजी होता है, आप किसी को बिना बताए किसी की कॉल ट्रैपिंग करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता है। नाम मैं नहीं ले रहा हूं किसी का, जो कोई भी हो, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है। शर्मसार करने वाली बात है, एक शर्मनाक विषय है और वो भी हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी का। ये सबों के लिए सीख होना चाहिए। आगे से किसी भी अभ्यर्थी को इस तरह का जो हरकत नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत मर्माहत होते हैं हम लोग और बहुत कह सकते हैं कि हम लोग के मन में बहुत ऐसी बातें उठती है जिसमें लगता है कि हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और अभ्यर्थी हमारे लिए क्या करते हैं। तो ये सब होना नहीं चाहिए। मैं उन सभी अभ्यर्थी जो है इस तरह से कृत्य किए हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से ना दोहराएं। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस चीज से उभर के आए हैं, आपको कुछ बुरा भला ना बोले हैं ना बोलेंगे कभी, क्योंकि इनका आदत ही नहीं कभी किसी को कुछ बोलने का। लेकिन हम लोग को भी इस बात का काफी बुरा लगा, तकलीफ हुआ कि आपके लिए दिन रात जो कार्य करते हैं उनके छवि पे आप किस प्रकार से ये कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो ऑफिसर्स, बहुत सारी चीजें बातचीत में आ जाता है जो आप उसको हम आप बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें बोलचाल में आती है। जो आप बोल के अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो अलग है और बिना बोले किसी का करेंगे चोरी हो गया एक तरीके का, वो करना नहीं चाहिए। और इस चीज के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से माफी चाहता हूँ। बाकी अभ्यर्थियों को जो ऐसे कृत्य किए उनके तरफ से मैं ही माफी चाहता हूँ कि सर क्योंकि आपका बड़प्पन है, आप इतने आपका कार्य इतने महान रहे हैं कि मुझे लगता है इन छोटी चीजों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप आगे काम करते रहेंगे ऐसे ही। और जितने चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा कहीं ना कहीं आप सहारा हैं उन सभी बेसहारों का। आगे भी छोटी बड़ी चीजें जो नियुक्ति पत्र के राह में रोड़ा है, किसी का सर्टिफिकेट, किसी का नाम, किसी का ये, उन सब का नैया पार लगाने वाला आप ही हैं सर। ऐसा नहीं कि 25 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और सब ले लेंगे। बहुत सारे लोग का कुछ अड़चन है, छोटी बड़ी चीजें हैं जो आप इतना दिन नहीं आए हैं लाइव में। तो मुझे लगता है इतने सारे कॉल्स आए, मेरे पास पर्सनल बहुत सारे कॉल्स आए कि रायन सर का नंबर दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया कि सर चूंकि व्यक्तिगत कारणों से कुछ बाहर हैं तो कॉल नहीं ले पाएंगे आपका, या अभी उनका नंबर स्विच ऑफ है। मैंने ऐसा बोला है, जो मुझे सुन भी रहे होंगे अभी, मैंने ऐसा बोला
बोला बिल्कुल सही बोला, उसमें मैं सत्य बोला, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मतलब काम करने की एक क्षमता होता है और उसमें भी सहनशीलता का भी एक क्षमता होता है, और उससे ऊपर चले जाएंगे तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उनके अंदर भी महसूस करने का और कह सकते हैं हर चीज का उनका भी तो एक होता है ना लिमिट। तो यही बात है, इसलिए मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों का ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पत्र की लड़ाई खत्म हो गई है, अभी अंत तक जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, आपका पेमेंट कहीं तक जहां इश्यू आता है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे माननीय राजेंद्र सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सबके साथ खड़े रहेंगे। हम सबको उन पर भरोसा होता है, और चूंकि हम जितने सारे सिपाही होते हैं संगठन के टीम के, सब इनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं, लेकिन चूंकि नेतृत्वकर्ता बहुत बड़ा मायने रखता है, हमारे नेतृत्वकर्ता जो है वो सही दिशा में कार्य करते हैं, तभी हम इस सभी सिपाहियों का जो मेहनत है वो सही दिशा में